जिन्ना की जिद पर भारत का विभाजन हुआ। रेड क्लिफ लाइन ने भारत और पाकिस्तान को बांट दिया। अखंड भारत के अंदर 565 स्वतंत्र रियासतें शामिल थीं। देश का करीब 40% हिस्सा इन रियासतों में था। माउंटबेटन द्वारा तय किए हुए विभाजन के नियमों में रियासतों के बारे में भी नियम बना था। नियम यह था कि रियासत के राजा चाहे वो वैसा कर सकते हैं। रियासतों के पास 3 उपाय थे: भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय और या अपने आप को स्वतंत्र रखें। आजादी के बाद भारत सरकार में एक मंत्रालय बनाया गया, रियासत मंत्रालय। इस मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल ने इस काम को बहुत निपुणता से पूरा किया। 565 रियासतों में से 500 से अधिक रियासतें भारत में थीं और थोड़ी बहुत पाकिस्तान में। सरदार पटेल ने हर रियासत में जाकर वहां के राज्यों से बातचीत की। उन्होंने भारत में विलय होने के लाभ बताए। साथ में हर राजा को उसकी सीमित स्वायत्तता का भी प्रलोभन दिया। उन्होंने राजाओं को बताया कि भारत सरकार सिर्फ 3 चीजों पर अपना नियंत्रण रखेगी: रक्षा विभाग, संचार विभाग और विदेश विभाग। बाकी अधिकार रियासतों को देने का वादा किया गया। देश की 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सारी रियासतें भारत सरकार में विलय हो गई। एक विलय पत्र था जो रियासत के राजा और भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन को हस्ताक्षर करना होता था। 3 रियासतें थीं: जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तीनों रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं। तीनों की समस्याएं भी अलग अलग थीं। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर था। वहां की अधिकांश आबादी हिंदू थी, लेकिन राजा मुसलमान। राजा फिर भी पाकिस्तान के साथ मिलने का इच्छुक था, लेकिन जब वहां की जनता ने उसके निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाई तो वो भागकर पाकिस्तान चला गया। वहां माउंटबेटन ने जनमत करवाया, जिसके अनुसार 99% जनता भारत में विलय चाहती थी। अंत में जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। जूनागढ़ आज सौराष्ट्र कहलाता है। हैदराबाद भारत के दक्षिण में था और काफी बड़ा भूभाग उसमें शामिल था। वहां निजाम का शासन था और वो पाकिस्तान में विलय चाहता था। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उसका विलय पाकिस्तान में होना असंभव था। उसने सरदार पटेल से 1 साल की मोहलत मांगी, जो उसे दे दी गई। बाद में काफी संघर्ष के बाद हैदराबाद का भारत में विलय संभव हुआ। सबसे मुश्किल था कश्मीर का निर्णय। जिन्ना ने यह मान रखा था कि कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाएगा। उसका कारण था वहां की 70% मुस्लिम आबादी। दूसरा कारण था पाकिस्तान के साथ साझा सीमा रेखा। कश्मीर की समस्या जूनागढ़ से उल्टी थी। वहां जनता अधिक मुस्लिम थी, लेकिन राजा था हिंदू, राजा हरि सिंह। सन 1846 से लेकर 1947 तक कश्मीर में डोगरा कुल के गुलाब सिंह का वंश ही शासक रहा। कश्मीर के राजा अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर शासन व्यवस्था चलाते थे। रक्षा, विदेश और संचार विभाग पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में थे। प्रशासन में अपनी दखल बनाए रखने के लिए एक अंग्रेज ऑफिसर श्रीनगर में नियुक्त रहता था। 1941 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कश्मीर में 77% मुस्लिम, 20% हिंदू और 3% सिख, बौद्ध और अन्य लोग थे। राजा हिंदू था। उसे भय था कि अगर वो भारत में विलय हो जाता है तो संभवतः राज्य की मुस्लिम जनता ये पसंद नहीं करेगी। अगर वो पाकिस्तान में चला जाता है तो हिंदू होने के कारण उसके साथ बुरा बर्ताव होगा। इसलिए वो कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहता था। राजा इस बात को महसूस कर रहा था कि स्वतंत्र रह पाना बहुत मुश्किल होगा। उसके राज्य के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक आजाद कश्मीर के पक्षधर थे। आखिर अगस्त 11 को महाराज हरि सिंह ने प्रधानमंत्री काक को बर्खास्त कर दिया। इस बात का अर्थ यह समझा गया कि महाराज भारत की तरफ जाना चाहते थे। पाकिस्तान महाराजा की इस रुख से बौखला गया। जिन्ना ने बहुत प्रलोभन दिए थे महाराज हरि सिंह को, लेकिन उसे कामयाबी हाथ से फिसलती सी लगी। जिन्ना ने सोचा कि कश्मीर पर हमला करने के अलावा उसके पास कोई समाधान नहीं था। मुश्किल ये थी, दोनों देशों को स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी
सेना पर नियंत्रण अंग्रेज़ों का ही था। उन्होंने किसी किस्म के आक्रमण के लिए पाकिस्तान को फौज देने से इनकार कर दिया। जिन्ना ने एक दूसरी चाल खेली, अपने कब्जे वाले पंजाब से कश्मीर जाने वाली सारी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पूंछ के क्षेत्र के कबायली मुसलमानों को उकसाकर कश्मीर पर हमला बोलने के लिए तैयार कर लिया। उसके अलावा पाकिस्तान ने अपने भी लड़ाके उन जैसी पोशाक में भर दिए ताकि उनके ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव न आए। ऐसे प्रमाण हैं जिसके अनुसार यह आक्रमण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की योजना थी, जिसे अंतिम रूप दिया गया था सितंबर 12, 1947 को। दो तरफा आक्रमण की योजना बनी। महाराज हरि सिंह समझ चुके थे कि उनके पास ऐसे आक्रमण का सामना करने की ताकत नहीं थी। उन्होंने अंतिम समय में भारत से सैन्य सहायता की मांग की। माउंटबेटन ने कहा कि जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा न बन जाए तब तक वो सेना नहीं भेज सकते। महाराज ने आनन फानन में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके दिल्ली भेजा। उनके प्रतिनिधि के रूप में जस्टिस मेहरचंद महाजन उनका विलय पत्र लेकर नेहरू जी और सरदार पटेल के पास पहुंचे। नेहरू जी ने महाराज हरि सिंह के सामने एक शर्त रखी कि शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर में जेल में बंद था, उसे तत्काल छोड़ना होगा। शेख अब्दुल्ला के नेहरू से बहुत अच्छे संबंध थे। शेख के साथ काफ़ी बड़ी संख्या में मुसलमान थे जो उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। नेहरू जी को विश्वास था कि शेख अब्दुल्ला के कारण वहाँ के मुसलमान भी भारत के साथ आना चाहेंगे। महाराज ने शर्त मान ली और फिर माउंटबेटन ने कश्मीर के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। पाकिस्तान द्वारा किया गया आक्रमण अब एक अवैध आक्रमण कहला रहा था, लेकिन भारत द्वारा भेजी गई सेना अपने राज्य की सुरक्षा की लड़ाई थी। भारतीय सेना 27 अक्टूबर को हवाई जहाज से कश्मीर पहुंची। सेना ने श्रीनगर हवाई अड्डे को कब्जे में लिया। कश्मीर के सभी हिंदू, सिख और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े मुसलमान भारतीय सेना से मिलकर पूरे शहर में शांति स्थापित करने में जुट गई। पाकिस्तान द्वारा भेजी गई पश्चिम कश्मीर की तरफ से सेना तथा कबायली लड़ाके बारामुल्ला तक घुस आए थे। यहाँ से शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध। ये युद्ध 1947 से शुरू होकर 1948 के अंत तक चला। पाकिस्तानी सेना हथियार, गोला बारूद अपने लड़कों को भेजती रही। पाकिस्तान किसी भी शर्त पर कश्मीर को हासिल करना चाहता था। मई 1948 आते आते पाकिस्तान ने छद्म युद्ध का नाटक छोड़ दिया और सीधे सीधे अपनी सेना को लड़ने के लिए उतार दिया। पाकिस्तान की बहानेबाजी ये थी कि वो अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ रहा है, जबकि लड़ाई थी कश्मीर को हथियाने की। मजे की बात यह है कि नवंबर 1, 1947 को माउंटबेटन इस युद्ध को टालने के लिए लाहौर गए और जिन्ना से बात की। माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव दिया कि जिस रियासत में राजा का फैसला वहाँ की जनसंख्या से भिन्न हो, वहाँ जनमत संग्रह करवा लिया जाए। जिन्ना को ये बात तुरंत मान लेनी चाहिए थी, लेकिन जिन्ना उसके लिए तैयार नहीं था। इतिहासकार कहते हैं कि जिन्ना की ये सबसे बड़ी भूल थी। इसके हफ्ते भर के अंदर 7 नवंबर को पाकिस्तानी सेना और लड़कों ने राजौरी पर आक्रमण कर दिया। वहाँ उन्होंने 30,000 हिंदुओं, सिखों और अन्य स्थानीय लोगों का संहार करना शुरू किया। उनका ये विभत्स तांडव अप्रैल 1948 में भारत की सेना के दोबारा राजौरी को कब्जे में लेने के बाद ही बंद हुआ। पाकिस्तानी आक्रमण इसी तरह अन्य स्थानों पर भी हुआ और बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिन्ना को जनमत पर इसलिए भरोसा नहीं था कि भारतीय सेना और शेख अब्दुल्ला की उपस्थिति में वहाँ के मुसलमान कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। माउंटबेटन ने नेहरू को सलाह दी कि संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी समस्या को लेकर जाने की। नेहरू को यह बात समझ में आ गई। नेहरू की सोच ये थी कि हालांकि महाराज ने कश्मीर का विलय तो भारत में कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के इस रवैये से ये विलय हमेशा खटाई में पड़ा रहेगा। ये नेहरू के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने एक द्विपक्षीय विषय को विश्व की मध्यस्थता के लिए रख दिया। नेहरू के तत्कालीन साथियों में से एक नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट एनफ में बहुत सही लिखा। उन्होंने लिखा कि नेहरू का कश्मीर विवाद को
संयुक्त राष्ट्र में ले जाना अक्षम्य अपराध था। ऐसा करके उन्होंने एक स्थानीय मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बना दिया। और उससे भी बड़ी गलती जो की कि मुद्दे को चैप्टर 7 के बजाय चैप्टर 6 के अंतर्गत ले जाना। चैप्टर 6 देशों के आपसी झगड़ों के विषय में है, जबकि चैप्टर 7 एक देश द्वारा दूसरे देश पर अनाधिकृत आक्रमण की शिकायत करने के लिए था। ऐसा करने से हमने कश्मीर समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान हमेशा राष्ट्रीय संघ में यह विषय उठाता रहता है। नटवर सिंह के अनुसार नेहरू का माउंटबेटन पर अत्यधिक विश्वास करना भी उनकी भूल थी। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल किसी अंग्रेज को बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन नेहरू जी ने माउंटबेटन को भारत का गवर्नर बनाना मंजूर किया। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना मोहम्मद अली जिन्ना। राष्ट्र संघ ने 21 अप्रैल 1948 को रेजोल्यूशन संख्या 47 के अंतर्गत ये तय किया, 1. दोनों देश तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करें। 2. पाकिस्तान तत्काल अपनी सेनाओं को कश्मीर की सीमाओं से हटाए तथा धोखे से घुसाए हुए अन्य लोगों को भी बाहर करे। पाकिस्तान के इन दोनों शर्तों को पूरा कर दिए जाने के बाद भारत फिर अपनी सेना को वहां से हटाए। ये सारी शर्तें इसलिए थी कि कश्मीर में बिना किसी दबाव के जनमत लिया जा सके। शर्तों को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों बाकी की शर्तों को अपने तरीके से व्यक्त कर रहे थे। पाकिस्तान अपनी सेना के अलावा अन्य लड़ाकों को अपनी सेना मानने से इनकार कर रहा था। राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि 1948 से 1949 के बीच में 3 बार परिस्थितियों का जायजा लेने आए। प्रतिनिधियों ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान अपनी सेना को हटा नहीं रहा। जनमत यानी प्लेबिसाइट के लिए भारत तैयार था, लेकिन पाकिस्तान बार बार इनकार कर रहा था। भारत की सेना की उपस्थिति उसके कानूनी अधिकारों के अनुसार थी, क्योंकि कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था। पाकिस्तान की सारी कारस्तानी गैर कानूनी थी। पाकिस्तान की जिद ये थी कि दोनों देशों को एक साथ सेना हटानी चाहिए। पाकिस्तान भारत पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वही अविश्वास और हिंसा का माहौल दोनों देशों के बीच चलता रहा। एक के बाद एक युद्ध होते रहे। पाकिस्तान ने अपने हथियाए हुए गिलगिट के हिस्से को दबाकर रखा हुआ है, जिसे वो आज़ाद कश्मीर का नाम देता है। नुकसान दोनों देशों का हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस झगड़े की वजह से कंगाल हो चुका है। भारत ने अपनी तरफ से कभी आक्रमण नहीं किया, इसलिए नुकसान कम हुआ। आज पाकिस्तान जिस प्लेबिसाइट या जनमत की मांग कर रहा था या कर रहा है, उसकी शर्तों को पाकिस्तान ने कभी पूरा ही नहीं किया। आज भी कश्मीर एक बड़े भूभाग पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। आज कश्मीर के लोग खुश हैं, उन्हें वो सारे अधिकार मिले हुए हैं जो एक भारतीय नागरिक के पास हैं। कश्मीर में होने वाले चुनाव ही कश्मीरियों का जनमत है। पाकिस्तान सिर्फ कश्मीरियों के जीवन में अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है।